डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में रंगारंग कार्यक्रम के दौरान 38वें राष्ट्रीय खेलों का किया उद्घाटन। कहा, स्पोर्ट्स को मानते हैं भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम। पीएम ने कहा, खिलाड़ी उन्हें मानते हैं अपना परम मित्र। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने पूर्वी भारत को बताया देश के विकास का ग्रोथ इंजन। कहा, देश की तेज प्रगति के लिए नए विजन के साथ कर रहे हैं काम। यमुना के पानी में जहर वाले बयान पर मुश्किल में फंसे केजरीवाल। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। एलजी वीके सक्सेना ने भी केजरीवाल के बयान पर जताई आपत्ति। बीजेपी ने कहा, डरा रहे हैं केजरीवाल। कांग्रेस ने भी आप संयोजक से मांगा सबूत। प्रयागराज महाकुंभ में रिकॉर्ड एक दिन में सर्वाधिक लोगों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र डुबकी लगाने का अनुमान। सरकार ने किए विशेष इंतजाम। 100वें मिशन के प्रक्षेपण के लिए तैयार। 29 जनवरी को सुबह 6:23 पर GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा NVS-02 नेविगेशन उपग्रह। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री ने देहरादून में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन किया। देश भर से आए लगभग 10,000 खिलाड़ी 18 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। मैं 38वें नेशनल गेम्स की शुरुआत की घोषणा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। भव्य और जगमगाती रोशनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक और एक साथ हजारों की संख्या में शंखनाद की गूंज। ये नजारा दिखा देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में। संकल्प से शिखर तक के मंत्र को अपने जहन में उतार इन कलाकारों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से उत्तराखंड राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को सामने रखा। देश भर से आए खिलाड़ियों की परेड भी इस कार्यक्रम का आकर्षण रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में खेलों का बड़ा योगदान है। हम स्पोर्ट्स को भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है। इसमें स्पोर्ट्स इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा हो, ये हमारा प्रयास है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे बीते 10 सालों में देश में खेल के प्रति नजरिया बदला है। युवाओं के जोश और उनकी दक्षता ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल दिलाए हैं। हम अक्सर सुनते हैं, सोना तप कर खरा होता है। हम खिलाड़ियों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा मौके बना रहे हैं ताकि वे अपने सामर्थ्य को और निखार सके। आज साल भर में कई टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया सीरीज में कई सारे नया टूर्नामेंट जोड़े गए हैं।
राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस बार राष्ट्रीय खेल ग्रीन गेम्स के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं। पर्यावरण का संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से हम इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। वहीं IOA की अध्यक्ष PT उषा ने कहा कि राष्ट्रीय खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देते हैं। The National Games is more than a competition. It is a celebration of our shared heritage, unity and diversity. It is here that champions are forged, friendships are built and spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat truly come alive. इन खेलों का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहे खिलाड़ियों को जहां एक और नया मंच देगा, वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का साथ राष्ट्रीय खेल के रोमांच को बढ़ाएगा। सबसे बड़ी बात इन खेलों की यही रहेगी कि खिलाड़ी जो हैं वो इस खेल के जरिए कितना खुद को आगे बढ़ा पाते हैं और यहां से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कितने ज्यादा कामयाब हो पाते हैं। कैमरामैन आशीष मोहन के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में दर्शकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आगामी विश्व दृश्य, श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स भारत की रचनात्मक क्षमता को एक नई वैश्विक पहचान दिलाने में कारगर साबित होगा। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले NCC कैडेट्स, NSS वॉलंटियर्स, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कैडेट, झांकी कलाकारों और जनजातीय अतिथियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट देखिए। देश विदेश के युवाओं के लिए नई दिल्ली में सोमवार का दिन काफी खास रहा। जी हां, खास इसलिए रहा क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति भवन प्रांगण में आने का मौका मिला। गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने वाले राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC कैडेटों, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS के स्वयंसेवकों, जनजातीय मेहमानों और झांकियों से जुड़े कलाकारों के साथ 18 देशों से युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत भारत आए विदेशी मेहमानों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति ने इन कलाकारों और कैडेटों की हौसला अफजाई की। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में झांकियों की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास विषय पर आधारित रही, जिसके तहत कलाकारों ने राष्ट्रपति भवन प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इसमें NCC कैडेटों ने अपने जय भारत गीत से अलग ही समा बांधा। झांकी कलाकारों और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने स्वर्णिम भारत के तहत विविधता में एकता की झलक पेश की। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। ओमान की 2 दिन की यात्रा के अंतिम दिन मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मस्कट में अपने समकक्ष ओमान सल्तनत के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री कैस बिन मोहम्मद बिन मूसा अल यूसुफ के साथ 11वीं भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर भी विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने इस दौरान भारत ओमान दोहरे कराधान परिहार समझौते में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मामलों के उप प्रधानमंत्री और महामहिम के विशेष प्रतिनिधि महामहिम सैयद असद बिन तारिक अल सईद से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री सुल्तान बिन सलेम अल हब्सी और विशेष आर्थिक क्षेत्रों और मुक्त क्षेत्रों
OPAZ के सार्वजनिक प्राधिकरण के अध्यक्ष अली बिन मसूद अल सुनैदी के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है हरियाणा की ओर से यमुना के पानी को जहरीला करने के केजरीवाल के आरोपों पर। केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर दिल्ली जल बोर्ड ने जहर नहीं पकड़ा होता तो सामूहिक नरसंहार हो सकता था। आयोग ने चिंता जताई है कि केजरीवाल के आरोपों से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनमें क्षेत्रीय समूहों के बीच दुश्मनी, पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच तनाव और पानी की कमी के कारण कानून व्यवस्था की समस्याएं शामिल हैं। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से बुधवार रात 8 बजे तक सबूत देने को कहा है। नोटिस में कानून की कई धाराओं का जिक्र है। इनमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 यानी कि रहने की जगह के आधार पर दुश्मनी फैलाना, धारा 197 यानी कि राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप और धारा 353 यानी कि जनता को गुमराह करना शामिल है। इन सभी धाराओं में 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) भी लगाई जा सकती है। दिल्ली के LG VK सक्सेना ने दिल्ली की CM आतिशी को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि पीने के पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दूसरे राज्य सरकार पर जहर देने और नरसंहार जैसे झूठे, भ्रामक और तथ्यहीन आरोप जनता को भ्रम उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, बल्कि इससे 2 पड़ोसी राज्यों के बीच वैमनस्यता भी उत्पन्न हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते आप जन कल्याण और शांति के हित में ऐसी भ्रामक, खतरनाक और निराधार बातें नहीं कहेंगी और अपने नेता को भी ऐसा न करने की सलाह देंगी। दिल्ली LG ने अपने पत्र में आतिशी को लिखा, विधानसभा चुनाव में आपकी व्यस्तता के बावजूद मुझे ये पत्र मजबूरी में इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि आप एक संवैधानिक जिम्मेदारी संभालती हैं। आपसे अपेक्षित है कि आप जनता के हितों और राजनीतिक शुचिता मर्यादाओं का पालन करें। हालांकि आपने केजरीवाल के बयान की आलोचना करने के बजाय इस विषय पर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर आम जन में भ्रम और भय को और मजबूत करने का काम किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में पत्रकारों के साथ वार्तालाप में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने देश भर में चलाए जा रहे स्वास्थ्य परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से स्वास्थ्य क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। पिछले 10 साल में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है, जो वैश्विक स्तर से भी अधिक है। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर में 69% की गिरावट देखने को मिली है, ग्लोबल एवरेज से भी अधिक है। वहीं डायलिसिस और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण मरीजों के लगभग 16,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। बीते 10 साल के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उपलब्धियां गिनाते हुए नड्डा ने कहा कि ये उपलब्धि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाए गए लाभकारी योजनाओं का परिणाम है। 26,000 से हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर को बढ़ाकर 1,75,000 तक ले गए। तो जब हम बेस बढ़ा देते हैं तो किस तरीके से फुटफॉल बढ़ता है और किस तरीके से, इसका मतलब ये सब लोग हमारे एम्बिट में आ ही नहीं रहे थे। दे वर नॉट इन आवर एम्बिट। नाउ द इंक्रीज इज फ्रॉम 13.49 करोड़। इसका मतलब हम बहुत 140 करोड़ की जनता में हम 13 करोड़ को केटर कर रहे थे। आज हम 140 करोड़ की जनता में 121 करोड़ को हम केटर करते हैं। तो ये हमारा बेसलाइन बढ़ा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गुइलेन बैरे सिंड्रोम रोग की समीक्षा की। बैठक के बाद सीएम ने राज्य के सभी अस्पतालों में GBS के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। फडणवीस ने कहा कि इस बीमारी का इलाज महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना में शामिल है। हालांकि जरूरत पड़ने पर लोक स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार पुणे में होने वाली क्रिकेट मैच को लेकर भी अलर्ट है। भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन के ऐतिहासिक 100वें मिशन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस मिशन के तहत इसरो श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से GSLV रॉकेट के जरिए नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। ये इसरो के अध्यक्ष V नारायणन के नेतृत्व में पहला मिशन होगा। 29 जनवरी को भारतीय समयानुसार सुबह 6:23 पर GSLV F-15 रॉकेट से NVS
NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। NVS-02 उपग्रह 2250 किलोग्राम का है, जो कि स्वदेशी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसमें L1, L5 और S बैंड में उन्नत नेविगेशन पेलोड के साथ C बैंड रेंजिंग क्षमता भी होगी। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है और इस प्रक्षेपण से भारत की स्वतंत्र नेविगेशन क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। साथ ही ये प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में कई महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को भी दर्शाता है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना अनवरत जारी है। मकर संक्रांति के बाद मंगलवार को सबसे अधिक लोगों ने गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान किया। संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मिली जानकारी के अनुसार शाम तक 4 करोड़ 64 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया। माना जा रहा है कि यह आंकड़ा मध्यरात्रि के बाद 5 करोड़ के पार जा सकता है। अब तक महाकुंभ 2025 में स्नानार्थियों का आंकड़ा 15 करोड़ पार जा चुका है। पिछले 17 दिनों में महाकुंभ में 15 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। कुंभ के ज्ञात इतिहास में ये पहली बार है कि 15 करोड़ से अधिक लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। इससे पहले प्रयागराज महाकुंभ में मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं, पूज्य संतों और कल्पवासियों ने अमृत स्नान किया था। बुधवार को मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान लगाया जा रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रख रहा है और पूरे महाकुंभ क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस की ओर से निगरानी की जा रही है। महाकुंभ 2025 में महापर्व मौनी अमावस्या का अत्यंत विशेष महत्व है और इसी महापर्व पर करोड़ों की संख्या में लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए एकत्र हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी जबरदस्त है कि यहां पर तिल भर फेंकने की जगह नहीं है। लेकिन मौनी अमावस्या का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं, ये समझने के लिए संवाददाता अजय मिश्रा ने नेपाल के संहिता शास्त्री अर्जुन प्रसाद बास्तोला जी के साथ विशेष बातचीत की। नमस्कार। आखिर लंबी प्रतीक्षा के बाद वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। ये पर्व है, ये महापर्व है मौनी अमावस्या का और 144 वर्षों के बाद यही योग आया है। इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं विश्व के एकमात्र संहिता शास्त्री जो चारों वेदों का ध्यान रखते हैं और नेपाल के काठमांडू से यहाँ पर विशेष तौर पर सेक्टर 24 के शिविर में पधारे हैं श्रीमान अर्जुन प्रसाद बास्तोला जी। मौनी अमावस्या कब से कब तक लग रही है, लोगों को कैसे इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए? 7:45 से शुरू होगी और ये मौनी अमावस्या 29 तारीख को शाम 6:35 तक रहेगी। लेकिन इसका मूल मुहूर्त जो है, जो भगवान सूर्यनारायण और चंद्रमा एक ही बिंदु में आने का, उसकी गणना के हिसाब से वो रात 11:45 से लेके कल दिन 11:45 तक 12 घंटा सूर्य और चंद्रमा एक ही बिंदु में रहेंगे। 11:45 के बाद में चंद्रमा धीरे धीरे सूर्य के बिंदु से बाहर निकलना शुरू करेगा। सबसे अच्छा समय क्या है स्नान करने के लिए? वही मैं बता रहा था कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से लेकर के 11:45 तक वो जो भगवान श्री सूर्यनारायण हिंदू चंद्रमा एक ही बिंदु में रहने का मुहूर्त इतना ही है। इस मुहूर्त में स्नान करने का विशेष लाभ है और इसी को महाकुंभ कहा गया है। भगवान सूर्य और भगवान चंद्रमा ये हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, क्यों इनका महत्व है और ये क्यों ऐसा इतना अद्भुत योग बन रहा है? सूर्य और चंद्र का हमारे जीवन से क्या संबंध है? सूर्य और चंद्र जो है वो हम शास्त्रों में पढ़ते धर्मधारी थे जगत को, धर्म को जो धारण करने का काम है वो भगवान सूर्यनारायण नित्य नियम से उदय होते हैं। भगवान चंद्रमा भी अपने नित्य नियम तिथि अनुसार परिक्रमा करते हैं, जिन्होंने अपना धर्म अभी तक निभाया है। भगवान सूर्य और चंद्र नारायण की महत्ता को हमारे अपने जीवन में प्रतिस्थापित कैसे किया गया है उसको बताया, महत्ता बताई। आप लोग भी मौनी अमावस्या के अवसर पर पूर्ण लाभ उठाइए। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज धाम।
महाकुंभ के बीच प्रयागराज में होने वाली गेट 2025 और जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स JAM 2025 के केंद्र लखनऊ में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर उमड़ रही भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 1 और 2 फरवरी को गेट और 2 फरवरी को होना है मास्टर्स के लिए जॉइंट एडमिशन टेस्ट। प्रयागराज महाकुंभ इस वक्त पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाकुंभ के इस आयोजन की महत्ता और सनातन के गर्व पर हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र ने बात की बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा से। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पत ही आओ सब कोई। पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड के आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है प्रयागराज, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि देव धनुष के नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। प्रयाग का प्रयोग, सनातन शाश्वत का महापर्व, हमारा शाश्वत महागर्व, महाकुंभ का आयोजन हुआ है प्रयागराज की धरती पर। और हमारे साथ हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने समय निकाला। महाराज जी, अद्भुत संयोग, प्रयाग का प्रयोग, 144 वर्षों बाद का ये योग, सनातन का महापर्व, शाश्वत महागर्व, किस रूप में कहेंगे कि समरसता का महायज्ञ, एकता का महायज्ञ, दुनिया अचंभित जीवंत आश्चर्य। सबसे अद्भुत बात यह है कि विचार नए हैं, संस्कार पुराने। संस्कार प्राचीन पद्धति, हमारे अखाड़े, साधु महात्मा, जोगी, जपी तपी, ऋषि मुनि, क्या गृहस्थी, क्या सन्यासी, क्या बैरागी, सब एक साथ। देश का गृह मंत्री भी एक जगह वहीं डुबकी लगा रहा, गांव का सरपंच भी वहीं डुबकी लगा रहा, शंकराचार्य भी वहीं डुबकी लगा रहे हैं और साधारण आचार्य भी वहीं डुबकी लगा रहे हैं। और क्या देसी और क्या विदेशी, दोनों एक ही जगह डुबकी लगा रहे हैं। वर्तमान में पूरा भारत देश, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। महाराज जी, दुनिया किस तरीके से इस जीवंत आश्चर्य को देख रही है? इसके पहले भी कुंभ हुए लेकिन उदासीनता दिखती थी। पिछले 10 वर्षों में अगर आप देखें, किस तरीके से भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारत साधना से भी संपन्न हो रहा है, था, अब वर्तमान में साधन संपन्न हो रहा है। भारत अपनी संस्कृति को लेकर के जागरूक है। पहले इसको हास्य और विनोद का विषय माना जाता था, वर्तमान में इसको गंभीरता से लिया जा रहा है। वर्तमान स्वरूप अगर देखें भारत का, प्रधानमंत्री जी कहते हैं विश्व बंधु स्वरूप। जी, भारत ने दूसरे देशों की सहायता की, यूक्रेन की यात्रा की तो रसिया की भी यात्रा की। किस रूप में वर्तमान भारतीय नेतृत्व को देखते हैं, विश्व मित्र के रूप में या विश्वामित्र के रूप में? दोनों की भूमिका, बहुत अनूठा शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयोग है आपका। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, भारत विश्वामित्र की भूमिका में भी है और विश्व मित्र की भूमिका में भी है और जगत गुरु की भूमिका में भी है और विश्व गुरु की भी भूमिका में है। भारत जोड़ने का काम करता है, चाहे वो राम सेतु का लंका से जोड़ का काम हो या वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जी यत्र तत्र जाकर के रूस और यूक्रेन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हों, या फिर पुतिन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हों, या फिर अमेरिका के ट्रंप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे से जोड़ करके विश्व बंधुत्व की भूमिका वर्तमान समय में भारत निभा रहा है। महाराज जी, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दृष्टि दोष है, वो कहते हैं सनातन में आकर यहाँ डुबकी लगाने से गरीबी नहीं दूर हो जाती। क्या ऐसे लोगों के दृष्टि दोष दूर? देखिए, गरीबी तो हज जाने से भी नहीं दूर होती है और चर्च जाने से भी दूर नहीं होती है। गरीबी तो व्यापार और समृद्धता और शिक्षा और संपन्नता से दूर होती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। हर चीज़ गरीबी मिटाने के लिए नहीं होता है, कुछ चीज़ धार्मिकता भी होती है, कुछ चीज़ आस्था भी होती है, कुछ शांति भी होती है ज़िंदगी में। क्योंकि जितने भी देश साधन संपन्न हो गए हैं वो शांति के लिए दौड़ रहे हैं और वो हमारे पास ऑलरेडी है। हमें लगता है कि ऐसे महाकुंभ तो हर साल होते रहने चाहिए ताकि जिनको ये दृष्टि दोष है वो अंधे हो जाएं। बस आखिरी सवाल, हमारी संस्कृति ने कहा कि गोपाल राम के नामों पर कब हमने अत्याचार किए? कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी? भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, तन मन हिंदू, जीवन हिंदू, रग रग हिंदू मेरा परिचय। दुनिया आके यहाँ देखे, आत्मसात करे इस भाव। हिंदू एक ऐसी विचारधारा है, हिंदुत्व एक ऐसी विचारधारा है जो पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखता है, और विदेशी और अन्य मजहबों की ऐसी विचारधारा है वो पूरी दुनिया को व्यापार की दृष्टि से देखते हैं। अंत में हम यही कहेंगे, हिंदू रहो, कट्टर हिंदू रहो, सुरक्षित रहो, अपनी शिक्षा के अपने बच्चों को इंटेलेक्चुअल बनाओ, AI के बाद HI लाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद में हिंदुत्व इंटेलिजेंस लाओ, ताकि देश विश्व बंधुत्व के साथ साथ विश्व गुरु बनने की सीट पर प्रतिस्थापित हो गए, सनातन का परचम लहरावे और आने वाली आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी
आपको याद करके जावे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दूरदर्शन से समय निकाला बातचीत करने के लिए। तो कैमरामैन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।